संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन शब्द का क्या अर्थ है? अगर हम देखें, संसाधन कोई भी पदार्थ या वस्तु तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसमें मानव की आवश्यकता पूर्ति अथवा कठिनाई निवारण की आंशिक या पूर्ण क्षमता नहीं होती। अतः कोई वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी समय संसाधन माना जाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति, कार्य सिद्धि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। अतः मनुष्य की क्षमता और संसाधनों में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। अगर हम संसाधन का सामान्य रूप से समझें तो संसाधन वह प्रत्येक वस्तु या पदार्थ होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उसमें एक छोटी पेन से लेकर हमारी बुक, मेज, कुर्सी, पंखा और सामान्य जीवन में प्रयोग किए जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। और जब तक कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकता पूर्ति नहीं करेगी तो संसाधन नहीं कहलाती। संसाधन का शाब्दिक अर्थ, यानी जो संसाधन शब्द है उसका क्या अर्थ है? संसाधन शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में रिसोर्सेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह दो शब्दों री प्लस सोर्स से मिलकर बना है, जिसमें री का अर्थ पुनः अथवा अगेन तथा सोर्स का अर्थ रसायन, साधन या उपाय है। A.W. जिमरमैन ने चरम लक्ष्यों की प्राप्ति में योग देने वाले साधनों को संसाधन माना है। वस्तुतः मानव के विविध उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले स्रोत को संसाधन माना जाता है। मात्र संसाधन शब्द स्वयं कोई वस्तु या तत्व नहीं है। उसकी संसाधनता मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति या कठिनाई निवारण करने की आंशिक या पूर्ण क्षमता में निहित होती है। अतः अगर हम देखें, सीधा सा जो संसाधन का अर्थ है वो यही होगा कि संसाधन प्रत्येक वह वस्तु कहलाएगी जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। संसाधन में निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती हैं, जिसमें नंबर 1, वह वस्तु जिसमें मानव को कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने या अवसरों से लाभ दिलाने की क्षमता हो। नंबर 2, जिस पर मनुष्य सहायता, सहारा या आपूर्ति के लिए निर्भर करता हो। और अंतिम है नंबर 3, जिससे मनुष्य के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो। संसाधन शब्द की व्याख्या या संसाधन की परिभाषाएं। जिन विद्वानों ने संसाधन शब्द की व्याख्या की है उनमें जिमरमैन, स्मिथ एवं फिलिप्स, जेम्स फिशर, मैकनाल आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसमें सभी विद्वानों की जो व्याख्या है उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 है हमारा जिमरमैन। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। जैसे ही उन्हें
मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। यानी यहाँ पर भी मानव की जो आवश्यकताएं हैं और जो क्षमताएं हैं उनको द्वारा जो उपयोगिता प्रदान की जाती है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, उन्हें यहाँ पर संसाधन कहते हैं। नंबर 2, स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार, स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। नंबर 3, जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। जैसे कि पहले भी सामान्य अर्थ में बताया था, जिसमें जेम्स फिशर ने भी कहा है कि वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं और उसकी इच्छाओं को पूर्ति करती है, वे सभी हमारे संसाधन कहलाते हैं। अगर वे वस्तुएं या पदार्थ मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती तो हम उन्हें संसाधन नहीं कहते। नंबर 4, सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार, सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता तथा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति आसानी से होती है। संसाधन की संकल्पनाएं, संसाधन भूगोल के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने संसाधन की कुछ संकल्पनाएं व्यक्त की है जो निम्न हैं। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं या बन जाते हैं। अगर इस संकल्पना के अनुसार देखें कि मूल रूप में कोई भी पदार्थ संसाधन नहीं होता, वह मानव के ज्ञान और कौशल के द्वारा ही संसाधन का रूप धारण करता है। अतः कोई भी संसाधन मूल रूप में नहीं होते, बल्कि मानव के ज्ञान और कौशल के द्वारा उन्हें संसाधन बनाया जाता है। इस संकल्पना को मानने वाले भूगोलवेत्ता का कथन है कि संसाधन मूलतः होते नहीं हैं, बल्कि उन्हें मानव अपनी आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार निर्मित करता है। यूं तो प्रकृति का कोई भी तत्व अपने मूल रूप में संसाधन नहीं है, लेकिन मानवीय कौशल एवं कार्यकुशलता ही उसे संसाधन बनाती है। भूगर्भ से निकाला गया लौह अयस्क किसी मशीन का निर्माण नहीं कर सकता, परंतु मानवीय कुशलता एवं विवेक के आधार पर उसे साफ एवं उपयोगी बनाकर मशीन निर्माण हेतु तैयार किया जाता है। यानी कोई भी जो भूगर्भ से निकला खनिज है, जैसे हम देखें लोहा एक्स, तो लोहा एक्स डायरेक्ट मशीन का निर्माण नहीं कर सकता। मशीन का निर्माण करने के लिए उसमें मानव अपने कौशल और विवेक के आधार पर उसे साफ व उपयोगी बनाकर मशीनों का निर्माण करने के लिए तैयार करता है। इस प्रकार नदियों में बहता जल विद्युत नहीं बना सकता, यानी नदियों में बहता जल डायरेक्ट जो है उससे विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सकता। जल से विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद इससे विद्युत पैदा की जाती है। भूगर्भ में छिपे अनेक खनिजों को बाहर निकालकर
मनुष्य उनसे विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। उसने अंतरिक्ष और महासागरों में भी आवागमन संभव कर दिया है। अतः मनुष्य ने अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा ही संसाधन निर्मित किए हैं। आधुनिक विचारक यह मानते हैं कि जैसे ही मानव के ज्ञान में वृद्धि होगी, अछूते पदार्थ शीघ्रता से संसाधन के रूप में मानव की सेवा करने लगेंगे। अतः इस संकल्पना में यही कहा गया है कि संसाधन जो है वे अपने मूल रूप में नहीं होते, बल्कि उन्हें मानव अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा संसाधन बनाता है। नंबर 2, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर संकल्पना नहीं। इस संकल्पना में अगर हम देखें, जो संसाधनों को गतिशील बताया गया है उसे स्थिर नहीं बताया गया। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि जो भी वस्तुएं प्रतिरोध के रूप में और तटस्थ तत्वों के रूप में आज विद्यमान हैं, ऐसे नहीं कि वो हमेशा प्रतिरोधों और तटस्थ के रूप में ही विद्यमान रहेगी। उनमें समय के साथ वे मानव के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगी। उसमें मानव अपने ज्ञान व कौशल के द्वारा इन प्रतिरोधों एवं तटस्थ तत्वों को मानव के लिए उपयोगी बना सकता है। अब यहाँ पर प्रतिरोधों से क्या अर्थ है और तटस्थ से क्या अर्थ है? जैसे जो संसाधन अपने मूल रूप में होते हैं, हम संसाधन नहीं कहेंगे उन्हें। अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें से कुछ वस्तुएं मानव के लिए लाभकारी होती है। तो जब वे वस्तुएं मानव के लिए लाभकारी होगी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, तब हम उन्हें संसाधन कहते हैं। लेकिन उसी के विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो मानव के लिए हानिकारक होती है, जिसमें भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी आदि। तो ये सभी जो है हमारे एक प्रतिरोध के रूप में होती है। और तटस्थ में ऐसी वस्तुएं जिससे ना तो मानव को लाभ होता है और ना ही उससे हानि होती है, वे तटस्थ वस्तुएं कहलाती है। तो यहाँ पर संसाधनों की गतिशीलता से यही अर्थ है कि जो वस्तु या पदार्थ आज प्रतिरोधों और तटस्थ तत्वों के रूप में विद्यमान है, वो कल मानव के लिए उपयोगी भी हो सकता है। अतः संसाधनों की गत्यात्मक संकल्पना का अर्थ यह है कि जो वस्तु आज प्रतिरोधों एवं तटस्थ तत्वों के रूप में मानव के लिए उपयोगी नहीं है, वे कुछ समय के बाद संसाधन के रूप में मानव की सेवा कर सकती हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब मानव अपने ज्ञान व कौशल कलाओं को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करता है। जिमरमैर के शब्दों में संसाधन मानवीय ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं एवं गलतियों से कम होते हैं। जैसे मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों से पूर्व निर्मित अनेक संसाधनों की गुणवत्ता में कमी हुई है। उसने अवैज्ञानिक ढंग से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उपजाऊ कृषि क्षेत्रों को भी अनुपजाऊ बना दिया। दूसरी ओर मानव ने ही साइबेरिया जैसे निर्जन क्षेत्रों में कृषि करके उसे हरा भरा भी बनाया है। अतः संसाधन एक गत्यात्मक संकल्पना है, स्थिर संकल्पना नहीं। उसमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। नंबर 3, संसाधन एक संक्रियात्मक संकल्पना है। यानी संसाधन जो है वो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के कार्य या संक्रिया द्वारा ही संसाधन बनती है। यानी संसाधनों में क्रियात्मकता का गुण होना जरूरी है। जब तक उसमें क्रियात्मकता नहीं होगी वो संसाधन नहीं होगा।
अतः संसाधनों में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। कोई भी वस्तु मानवीय आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के कार्य या संक्रिया द्वारा ही संसाधन बनती है। पूर्व ऐतिहासिक काल में मानव को भूमि के नीचे छिपे खनिजों के विशाल निक्षेपों की न तो जानकारी थी और न वह उनका प्रयोग जानता था। उसके लिए वे पदार्थ संसाधन नहीं थे। जब तक मानव को कोयले के विशाल ढेर तथा उसमें ऊर्जा की जानकारी नहीं थी, वह मानव के किसी कार्य को संपन्न नहीं करते थे। तो कोयले के ढेर भी संसाधन नहीं थे। आधुनिक मानव के लिए कोयले ने अनेक कार्यों में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। संसाधनों का यह संक्रियात्मक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी जिस पर हम पैर रखते हैं, मकान व फैक्ट्री स्थापित करते हैं, सूर्य की धूप जो मानव के शारीरिक विकास में सहायक है, वायु जो हमें सांस लेने में मदद करती है, ये सभी तत्व आदिकाल से ही मानव के लिए कार्यात्मक रहे हैं। लेकिन कुछ वस्तुओं जैसे मिट्टी, नदियाँ, जलप्रपात, खनिज पदार्थ आदि अपनी मूल स्थिति में मानव के लिए संक्रियात्मक नहीं थे, परंतु आज इन सभी में मनुष्य ने कार्यात्मक क्षमता पैदा कर दी है। भूगर्भ में विद्यमान पेट्रोलियम से हम कोई भी वाहन नहीं चला सकते हैं जब तक कि मानव द्वारा उसका उत्खनन एवं शोधन न हो जाए। मनुष्य संसाधनों में कार्यात्मकता उत्पन्न करता है। अतः कोई भी जो संसाधन है उसमें मनुष्य के द्वारा ही कार्यात्मकता की गुण पैदा किया जाता है, जिसके आधार पर वे संसाधन कहलाते हैं। अतः संसाधन एक संक्रियात्मक या क्रियात्मक संकल्पना है। नंबर 4, संसाधन प्रतिरोधों एवं तटस्थत्वों के साथ मिलते हैं। हमने अभी पीछे भी ये समझा था कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और तटस्थ किसे कहते हैं। जो चीज़ें मानव के लिए हानिकारक होती हैं वे सभी प्रतिरोध कहलाती हैं, और जो मानव के लिए लाभदायक होती है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वे सभी हमारे संसाधन होते हैं। और इन दोनों से अलग जो मानव के लिए ना तो लाभकारी होते ना ही हानिकारक होते हैं, वे सभी इसमें हमारे तटस्थत्व कहलाते हैं। जहाँ संसाधन होते हैं वहीं साथ साथ प्रतिरोध व तटस्थत्व पाए जाते हैं। इनको एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं होता। प्रकृति जो वस्तुएं संसाधन के रूप में देती हैं वे मानव को लाभ पहुंचाती हैं, यानी जो लाभ पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं वे संसाधन के रूप में मानव की सेवा करती हैं। लेकिन साथ साथ ही कुछ हानिकारक चीज़ें भी होती हैं, इन्हें प्रतिरोध कहते हैं। जैसे बंजर व अनुपजाऊ भूमि, तूफान, बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्रतिरोध के रूप हैं। मानवीय क्षेत्र में भी संसाधन और प्रतिरोध साथ साथ मिलते हैं, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तम स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावनाएं, अनुकूलतम जनसंख्या व सामाजिक नैतिकता संसाधन है, जबकि अज्ञानता,
लालच, सांप्रदायिकता, जनाभाव, जातीय विद्वेष, वर्ग संघर्ष, युद्ध आदि प्रतिरोध होते हैं। यानी ये सभी जो है मानव के विकास में बाधा डालते हैं, ये उसके लिए हानिकारक होते हैं। इसी तरह से संस्कृति के क्षेत्र में यंत्र, मशीनें, उत्तम सरकार, वित्तीय व वाणिज्यिक सुविधाएं, वैज्ञानिक आदि संसाधन हैं, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण और पक्षपातपूर्ण रुचि प्रतिरोध हैं। हम उस देश या समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें केवल संसाधन ही हो और प्रतिरोध न हो। यानी संसाधन और प्रतिरोध इसमें साथ साथ होते हैं। जिमरमैन का मत है कि संसाधन और प्रतिरोध समानांतर रूप से साथ साथ कार्य करते हैं। मानवीय आवश्यकता, संतुष्टिकरण, संसाधनों व प्रतिरोधों दोनों का सम्मिलित परिणाम होता है, केवल संसाधनों का ही परिणाम नहीं। अब संसाधनों एवं प्रतिरोधों के अलावा प्रकृति में तीसरे प्रकार की ऐसी वस्तुएं भी विद्यमान हैं जो मानव को न तो पक्ष में और न विपक्ष में प्रभावित करती हैं। ऐसी वस्तुओं को तटस्थ तत्व या उदासीन तत्व कहते हैं। यानी ना तो ये मानव के लिए लाभदायक होती है और ना ही ये मानव के लिए हानिकारक होती है। लंबे समय तक चीनी मिलों से निकलने वाले उप उत्पाद शीरे को बेकार की वस्तु समझकर नालियों में बहाया जाता रहा। शीरा तब तक एक उदासीन तत्व रहा जब तक मनुष्य ने उससे शराब बनाने की प्रविधि विकसित नहीं कर ली। किसी पदार्थ का संसाधन, प्रतिरोध या उदासीन तत्व बने रहना मानव प्रविधि के स्तर पर निर्भर करता है। जब मानव की प्रविधि में सुधार होता है तो वस्तुएं बेहतर ढंग से मानव की सेवा करती हैं। अतः संसाधन, प्रतिरोधों एवं तटस्थत्वों के साथ साथ मिलते हैं। नंबर 5, मानव के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। मानव के रहन सहन का स्तर बढ़ाने या सुधारने में संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आदिकाल में मानव जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों के उपयोग करने में अनभिज्ञ एवं असमर्थ था तो वह जंगली अवस्था में जीवन व्यतीत करता था। परंतु जैसे जैसे उसने संसाधनों का उपयोग प्रारंभ किया, उसके जीवन का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि मानव संसाधनों के उपयोग से अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है और प्रकृति में संतुलन स्थापित कर सकता है। अतः मानव के रहन सहन का जो स्तर है वो संसाधनों के उपयोग के द्वारा ही निर्धारित होता है। जिन क्षेत्रों में संसाधनों की अधिकता होगी वे क्षेत्र विकसित रूप में पाए जाएंगे और जिन क्षेत्रों में इन संसाधनों की अधिकता नहीं होती, इन संसाधनों का अधिकता के साथ उपयोग नहीं किया जाता, वे क्षेत्र पिछड़े रूप में पाए जाते हैं। और अंतिम संकल्पना नंबर 6, संसाधन के संरक्षण की संकल्पना। संसाधन अध्ययन की यह महत्वपूर्ण संकल्पना है। जो संसाधन समाप्त प्राय हैं अथवा जिनके प्रयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, उनका संरक्षण आवश्यक है। अतः संसाधनों के संरक्षण का अभिप्राय
संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर उनकी प्रकृति में दीर्घकाल तक उपलब्धता बनाए रखना है। इस प्रकार संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन को ही संसाधनों का संरक्षण कहा जाता है। अतः मानव जिसे हम संसाधनों का निर्माता कहते हैं, उसे प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। यानी संसाधनों का संरक्षण हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का लाभ उठा सके। उनका विवेकपूर्ण से हमें उपयोग करना चाहिए। मानव ने आदिकाल से ही प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जीवन यापन करते हुए सांस्कृतिक विकास में योगदान किया है, जिसका आधार संसाधन ही रहा है। संसाधनों को दीर्घकाल तक बनाए रखना मानव का परम धर्म होना चाहिए। यही संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना का सही अर्थ है। इस प्रकार हमारी जो संसाधनों की संकल्पनाएं हैं, उसमें हमने पढ़ा है 6 संकल्पनाएं, जो आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।